Hello everyone, good evening. In this lecture, we are going to discuss operating system. And operating system हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उनका एक मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी एग्जाम्स है लाइक अवर एचटेट एग्जाम, स्टेट जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, बिहार के टेट की बात कर लो, केवीएस बात कर लो, डी ट्रिपल एस भी, तो इन सभी एग्जाम्स में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ये आता है. ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कैवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है इन सभी एग्जाम में सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस, एसटेट, एचटेट, रीट, सीटेट, ये सभी एग्जाम्स का एक मेन पार्ट रहता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम. और इनमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है मैं हाईलाइट करती चलूंगी, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करें तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, आप लोगों ने मोबाइल यूज करा है, अपना कंप्यूटर यूज करा है, तो उसमें एक टर्म आती है ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो? यस, यू आर यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हेल्प करता है किससे कनेक्ट होने में? जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनसे कनेक्ट होने में. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कनेक्ट होने के लिए हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है. एज ए यूजर इंटरफेस वर्क करता है बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर डिवाइस. जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए इंटरफेस वर्क करता है. ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखने की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है. हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो आगे हम इसकी सारी फंक्शनैलिटीज, सर्विसेज, ठीक है, कैसे इवोल्यूशन हुआ, कितने ओएस हैं, ये इसके इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं. और मेनली यहाँ पे जब बात आती है कि जो ओएस होते हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, तो ये वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. ये वाला पोर्शन इसमें इम्पोर्टेंट है. टाइप ऑफ ओएस कौन से हैं ये इम्पोर्टेंट है. एंड रियल टाइम सिस्टम्स और टाइम शेयरिंग, इसमें क्या डिफरेंस है. तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. एंड ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली मैंने इसमें सभी बता दिया. लेकिन जैसे टाइप ऑफ ओएस है, इसमें कुछ कुछ टाइप्स पूछ लेता है, नॉट कि सभी टाइप पूछेगा. या कई बार अगर सिंपल हमारे टेट एग्जाम्स हैं उसमें कुछ कुछ टाइप्स के नाम दे देगा, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग हो गया, और एक कोई अलग सा नाम दे देगा और वहां हमें पूछ लेगा कि कौन सा टाइप नहीं है. तो वहां पे हमें इन चीजों का भी पता होना चाहिए. तो हमारे यहाँ पे ना बेसिक लेवल की चीजें आती हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हुए इसका जो सिलेबस है उसको थोड़ा-थोड़ा हम क्या करते चलते हैं, उस सिलेबस को डिस्कस करते चलते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल की अगर बात करी जाए तो सिस्टम कॉल में क्या होता है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कोई काम कराना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? एक होता है कर्नल, जो कि मेन पार्ट होता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का. सेल होता है जो कि हमारा आउटर पार्ट होता है, और आउटर पार्ट के बाद हमारा सेल अंदर वाला जो पार्ट होता है दैट इज कर्नल. ये थोड़ा मैंने उल्टा बना दिया यहाँ पे कि सेल जो होता है वो आउटर होता है एंड कर्नल इज इनर. तो जैसे ये हमारी सेल है एंड ये हमारा इनर पार्ट होता है कर्नल. जो मेजर डिसीजन लेने होते हैं, जो मेजर डिसीजन लेने होते हैं वो कौन लेता है? हमारे कर्नल लेता है. तो कोई भी परमिशन या ऑथराइजेशन चाहिए तो हमें कर्नल से लेना पड़ता है. ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मोनोलिथिक कर्नल होता है, लेयर्ड, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल्स, ये अलग अलग टाइप के कर्नल्स होते हैं. तो सिस्टम कॉल की भी अपनी कैटेगरीज होती हैं. विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल हम क्या करते हैं? परमिशन ग्रांटेड करते हैं, प्रिविलेज लेते हैं कर्नल से कि क्या हम ये काम कर सकते हैं. तो सिस्टम कॉल हमारी सिस्टम पे इन्वोक होती है और वो कर्नल से परमिशन लेती है किसी भी प्रिविलेज को लेने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट.
दिस इज द मोस्ट, सिस्टम कॉल से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट हमें सिस्टम कॉल का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए इन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कि कौन सी सिस्टम कॉल्स होती है। तो एक फॉक सिस्टम कॉल्स होते हैं चाइल्ड क्रिएशन के लिए। ठीक है, प्रोसेस जो होता है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, उसके लिए हमारा क्या होता है, फॉक सिस्टम कॉल होती है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में कहना चाहूंगी कि ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होता है। ठीक है, एक्टिव एंटिटी में क्यों बोल रही हूँ प्रोसेस को, क्योंकि जो प्रोसेस है, प्रोसेस कैसे बनता है, पहले एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। अब मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहूंगी कि हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्रोग्राम जो भी लिखते हैं वो हमारा कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। एंड व्हेन हम इस प्रोग्राम को उठा के हार्ड डिस्क से हमारी मेन मेमोरी में लाते हैं थ्रू द जॉब क्यू, या फिर डायरेक्ट इतना समझो कि जब हम सेकेंडरी मेमोरी से कोई प्रोग्राम उठा के मेन मेमोरी में लाते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे हार्ड डिस्क में पेसिव फॉर्म में था। ठीक है, वो एक्टिव हो गया जब मेन मेमोरी में आता है, और वो एक्टिव एंटिटी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस। ठीक है, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, एक्टिव जो प्रोग्राम्स होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट आता है पीसीबी। पीसीबी का भाई हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। पीसीबी में प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। प्रोसेस की आईडी क्या है, ठीक है, वो कौन से स्टेट में है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी है। हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हम क्या करना है, जब स्विचिंग की बात आ गई तो देखो सीधी सीधी बात है। जब स्विचिंग की बात करते हैं तो सीधी सीधी बात क्या है, स्विच कैसे करते हैं। स्विच करने का मतलब होता है एक से जैसे हमें कोई हम कोई मतलब ड्रेस चूज कर रहे हैं। अगर हमें वो ड्रेस पसंद नहीं आ रही है, या फिर उसका बजट हाई है, हम जिसको देख रहे थे हमें थोड़ा कम पसंद आ रही है, तो हम उससे स्विच करके क्या कर लेते हैं, दूसरे पे चले जाते हैं कि अभी के टाइम पे मेरा बजट नहीं है ये वाली ड्रेस को लेने का, अभी मैं दूसरे ले लेते हैं। तो इस टाइप से हम वो वाली को सोचते हैं, इसको नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ठीक है, उसको रखते हैं अपने माइंड में, बैक एंड में, लेकिन हम दूसरी प्रोसेस पे यानी दूसरी ड्रेस पे स्विच कर जाते हैं। तो इसी टाइप प्रोसेसेस जिनकी जिस टाइम पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको उस प्रोसेस पे हम वर्क करते हैं, इस टाइप से कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं। इसके बाद प्रोसेस अलग अलग स्टेट्स में आता है। जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस क्रिएट होता है। क्रिएट होने के बाद प्रोसेस को रेडी क्यू में लिया जाता है। ये जो रेडी क्यू होता है उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। रेडी क्यू हमारा मेन मेमोरी में होता है, और बहुत सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं, और उन प्रोसेसेस को एक एक को शेड्यूल करते हैं हम अपने सीपीयू पे। ठीक है, जिसमें हम प्रोसेस शेड्यूलिंग हम इसको बोल देते हैं, सीपीयू पे प्रोसेस शेड्यूल करना, क्योंकि सभी प्रोसेसेस को एक बार में हैंडल करना सही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए उनको एक क्यू में रखा जाता है। वन बाय वन प्रोसेस आते जाते हैं, एग्जीक्यूट होते जाते हैं, और प्रोसेस अपनी स्टेट्स चेंज कर रहा है यहाँ पे। तो काफी स्टेट से होके गुजरता है। ठीक है, तो उसमें एक प्रोसेस का एक लाइफ साइकिल है, एक प्रोसेस स्टेट डायग्राम है, जिसमें फाइव स्टेट्स होती हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इसी टाइप से हम अलग अलग प्रोसेसेस को कैसे शेड्यूल करना है, शेड्यूल करने का मतलब है कैसे उनको सीपीयू प्रोवाइड कराना है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, दैट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, और सीपीयू शेड्यूलिंग किसको बोला गया है कि सीपीयू कैसे मतलब प्रोसेसेस को देखेगा। ठीक है, सीपीयू के ऊपर बहुत सारे प्रोसेसेस आ रहे हैं, तो वो उनको किस मैनर में रन करेगा, दैट इज कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग। कि वो सीपीयू पे जो टाइम लेंगे, ठीक है, उनकी सीपीयू पे किस टाइम पे कितनी शेड्यूलिंग्स हो रही है, कितने प्रोसेसेस की, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में हो रहा है, या सॉर्टेज जो फर्स्ट टाइम मैनर में होता है। ये अलग अलग क्राइटेरिया पे ये अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जो वर्क करते हैं। एंड दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं कहूंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। ओके,
बच्चे तो ये आ भी जाएगा समझ में, इतनी टफ नहीं है। बट हाँ, अगर हमारा एग्जाम नॉर्मल आता है तो हमें क्वेश्चन देखने पे मिल सकता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एग्जाम टफ बनाना चाह रहा है एग्जामिनर, तो हमें इन वाले टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। रिमेनिंग टाइम पे, प्रायोरिटी पे एंड राउंड रॉबिन पे, इनके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थ्रेड्स क्या होता है। थ्रेड्स, थ्रेड देखो नाम से ही पता चल रहा है कि थ्रेड हमने देखा होगा ना, जैसे हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं। हम अपने रियल लाइफ में क्या देखते हैं, सबने रस्सी देखी होगी रियल लाइफ में, ठीक है। तो रस्सी के भी थ्रेड्स होते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस एक बड़ी चीज है हमारी, एंड प्रोसेस के हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। थ्रेड्स क्रिएट करने का फायदा हमें क्या होगा कि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है। एक तो देखो पूरी रस्सी को खींच के तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, अगर उसके एक एक थ्रेड को तोड़े तो इजी हो जाता है। तो थ्रेड्स यहाँ पे एग्जीक्यूशन में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स एक लाइट वेट प्रोसेस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिस इज ए वेरी मतलब इजी डेफिनेशन ऑफ थ्रेड्स, और हर जगह यही चलती है। तो थ्रेड हमारे एक लाइट वेट प्रोसेस होते हैं। तो मैं इसमें ज्यादा टाइम ना लेते हुए यूजर लेवल, कर्नल लेवल थ्रेड और मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स पढ़ेंगे, वन टू मेनी, मेनी टू वन एंड ऑल। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट, मैं इसको कहूंगी, मैं मोस्ट डिफिकल्ट, कि हर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सभी टॉपिक्स को कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे आते हैं ना, वो मतलब यहाँ पे कई चीजों में फंस जाते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर उनको हार्ड लगने लगता है, ठीक है। सीमाफोर की प्रॉब्लम्स भी कई हार्ड लगने लग जाते हैं। बट या मैं इसको कहूंगी कि ये थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट पोर्शन है। बट इन एग्जाम्स के लिए आप इसको इसके बेसिक्स भी अगर आप कवर कर लेते हो तो मैं कहूंगी कि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाते हैं अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है। तो बेसिक इसके बहुत ही अच्छे से हमें कर गई हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेडलॉक। डेडलॉक में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हम कोई भी काम को कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा एक वन वे रोड है, ठीक है। हम वन वे से जा रहे हैं, ठीक है, और उधर से भी वन वे पे कोई आ गया, तो यहाँ पे जो हमारी कार है वो फंस गई, क्योंकि जो सामने से जो कार आ रही है वो भी पीछे नहीं हट रही। हमारे भी पीछे पूरी लाइन लगी हुई है, कोई भी पीछे वापस जाने को तैयार नहीं है। इधर से भी जो कार वाला जो पर्सन आया है वो भी कहता है मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तो हम एक ऐसी सिचुएशन में पड़ फंस गए जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस डेडलॉक के हैपन होने के लिए कुछ कंडीशन होंगी, कि किसी कंडीशन की वजह से लगा होगा कि कोई इगोइस्टिक पर्सन है जो अपनी कार को पीछे नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। मतलब जो समझ नहीं रहा है हमारी प्रॉब्लम्स को। तो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस बनी होंगी तब जाके ये हमारा डेडलॉक लगा है। उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते थे, हम पहले देख लेते कि रास्ता खाली है या नहीं, ठीक है। उसके अवॉइड कैसे कर सकते थे कि ऐसे इंसान से लड़ाई ना की जाए, हम एक एक इंसान को बोले कि पीछे चले जाओ। उस ऐसे ही कुछ बैंकर्स एल्गोरिथम है, उसको डिटेक्ट करना कि ये ऐसा हो सकता है। ये ऐसा अगर डेडलॉक लग गया तो उसको डिटेक्ट करेंगे कि हाँ डेडलॉक तो हो गया हमारे सिस्टम में, अब इसको रिकवर कैसे करें। तो दीज ऑल आर द थिंग्स वी वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में बोलूंगी कि ये बहुत ही ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है हमारा, ठीक है। और ये मेरा फेवरेट 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 टॉपिक है। मुझे मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जब हम प्रिपरेशन करते थे तो मैं अपने सभी दोस्तों को मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाती थी, और जैसे ही उनके अच्छे मार्क्स आते थे तो दे ऑल आर गोइंग टू से थैंक्स टू मी, कि भाई मैंने उनको मेमोरी मैनेजमेंट सिखा दिया। तो मैं मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है वर्चुअल मेमोरी। these are the virtual memory that it's a kind of illusion, ठीक है। it's not exist in really but it's a
जब हमारा प्रोग्राम इतना बड़ा हो जाता है कि वो मेन मेमोरी में नहीं आता, फिर भी हम अपने प्रोग्राम को रन कर पाते विद द हेल्प ऑफ ए कंसेप्ट वर्चुअल मेमोरी। तो उसमें एक आता है कि डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट आता है, ठीक है? थ्रैशिंग आता है। थ्रैशिंग क्या होता है? जब डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग आपने सुना होगा। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कितने हमारे पास प्रोसेस हैं वो हमारी मेन मेमोरी में हो। अगर मान ले इतने प्रोसेस हमारे पास मेन मेमोरी में हो कि हमारी मेन मेमोरी फुल है, ठीक है? तो एक टाइम के बाद जब हम शेड्यूल करने जाते हैं उन प्रोसेसेस को सीपीयू पे, ठीक है? और हमारी मेन मेमोरी फुल है, तो वहां पे एक सिचुएशन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं थ्रेसिंग। कि हम सभी प्रोसेसेस की वजह से मेमोरी फुल है, तो कुछ प्रोसेस हैं, उनके पेज मिस होना स्टार्ट हो जाते हैं जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत हाई होती है। तो एकदम से उसका ग्राफ लो होने लग जाता है कि हम सभी प्रोसेसेस के पेज को इसमें रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बार-बार वही प्रोसेस देख रहे हैं कि सारे प्रोसेस मेमोरी को ऑक्यूपाई पड़े हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे इसको बहुत अच्छे से इस कांसेप्ट को। तो थ्रेसिंग का जो कांसेप्ट है और डिमांड पेजिंग का, ये दोनों ही कांसेप्ट इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जब ये चीजें हो रही हैं हमारे कि मेमोरी में पेजेस नहीं मिल रहे हैं किसी भी प्रोसेस के, तो उन पेज को हम मेमोरी से रिप्लेस करेंगे। उसके लिए हमारा आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एलआरयू ऑप्टिमल, ठीक है? एंड वेलिडिटी एनोमली, दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। देन हमारा आता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल जैसे हमारी जो फाइलें स्टोर होती है ना वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं और उनको टेक केयर कौन करता है? फाइल सिस्टम। तो एक हमने डिस्क का कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे इसमें कि डिस्क में क्या होता है? डिस्क एक ऐसे राउंड राउंड शेप की डिस्क होती है, उसके अंदर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं ये सारे ट्रैक्स, और उन सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर डेटा स्टोर होता है। तो ये सब मैनेज करता है हमारा फाइल सिस्टम। तो फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल, यूनिक फाइल सिस्टम एंड ऑल, ठीक है? नोड्स, आई नोड्स, ये सारी चीजें यूनिक्स में आती हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं फाइल सिस्टम को नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ कुछ यूनिक्स कमांड फाइल सिस्टम से पूछ ली जाती हैं इन एग्जाम्स के लिए, तो ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, या इसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ रह गया है लास्ट में सिलेबस डिस्कशन में, दैट इज अवर डिस्क शेड्यूलिंग। तो डिस्क मैंने बोला ही था कि डिस्क शेड्यूलिंग हम पढ़ेंगे, और ये हमारा 12th चैप्टर है। और डिस्क शेड्यूलिंग में इस टाइप की हमारी एक डिस्क होती है, अलग अलग इसमें वो बने होते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर्स बने होते हैं। ये थोड़ा सा मेरी ड्राइंग को भाई इग्नोर करना, बट ऐसे राउंड राउंड शेप में होते हैं, तो मैं इसको समझा दूंगी कि ये हमारा क्या होता है। ये अलग अलग डिस्क में कॉन्सेंट्रिक जो सर्किल होते हैं, ठीक है? उसके अंदर ये हमारे प्लेटर्स होते हैं, ठीक है? और ये अलग-अलग जो प्लेटर्स होते हैं वो आगे इस टाइप से डिवाइड होते हैं, ठीक है? ये हमारे सेक्टर्स बनते हैं स्क्वायर स्क्वायर में, ठीक है? डिस्क घूमती है और विद द हेल्प ऑफ डिस्क हेड, यहाँ एक डिस्क हेड होता है जो रीड राइट करता है इन सेक्टर को, और ये इससे एक यहाँ पे कनेक्ट होता है स्पिंडल, इधर से घूमती रहती है। सिलेंडर्स बने होते हैं डिस्क में, और ये आगे डिवाइड होते हैं ट्रैक्स में। हर प्लेटर्स पे ट्रैक्स होते हैं और ट्रैक्स डिवाइड होते हैं नेक्स्ट सेक्टर में। तो इसमें कैसे कैसे शेड्यूलिंग होती है डिस्क पे, जो रेफरेंस स्ट्रिंग्स होती है उसके हेल्प से हम डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे, ठीक है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, Curtis, take time first, scan, look, see, look, and all. All these algorithm are important, ठीक है, for our exams and very very easy person. Next है हमारा that is important हैं कुछ-कुछ चीज़ें इसमें कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मालवेयर क्या होता है, तो मालवेयर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चंस आ जाता है। और हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम्स इनमें बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं, वो क्या होते हैं? लिनक्स की कुछ कमांड्स पे आते हैं, तो हम वो सब देखेंगे। तो अगर आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं हमारे गोल की तरफ, और हमारा गोल क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम को रिवाइज करना, तो हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को रिवाइज करने पे। तो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरमीडियरी वर्क करता है, यानी बीच में हमारा काम करता है। किस किस के बीच में? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ वर्क करता है? ये यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में काम करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को, और उनको मैनेज करके ये क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन लगा लो, जैसे जितने भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे हम पेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम वो यूज कर रहे हैं पीपीटी के लिए, कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोई भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, तो उसको सर्विस प्रोवाइड करने का काम हमारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल में ये क्या है? प्रोग्राम है, ठीक है, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करके हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी हम रन कर रहे होते हैं, जो भी हम यूज कर रहे होते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगी, जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो कोई भी आपसे आके पूछ ले कि एग्जाम्पल बताओ भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। लाइनेक्स एक हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अभी याद करते करते चलो साथ साथ ही, मैक ओएस हमारा एप्पल का है, एंड्रॉयड है, ठीक है, आईओएस, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, थोड़ा सा इसको अभी हम अपनी क्लास को थोड़ा सा क्या करते हैं, क्विक क्विक करते हैं, क्योंकि स्लो पढ़ते पढ़ते तुम बोर ना हो जाओ, इसलिए इसको थोड़ा क्विक रिवीजन क्लास बना के और हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, बिना ओएस के सिस्टम काम नहीं करता, इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी, ताकि हम हार्डवेयर से प्रॉपरली कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे यूजर इंटरफेस। भाई यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हमारा हेल्प कर रहा है, रिसोर्स एलोकेशन में हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है, एंड फाइल मैनेजमेंट में हमारी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट में हमारी हेल्प कर रहा है, और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड्स, प्रोटेक्शंस वगैरह, ये सारी की सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमें चीजें प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या बोलते हैं कि जो व्हेन यू क्लिक ऑन द विंडोज, अच्छा कैसे इसको हम यूज करते हैं? जैसे हम कोई ओएस लोकेट्स द फाइल, कोई भी फाइल्स पे अगर हम जाते हैं, तो उसको मेमोरी में हम क्या करते हैं? पहले लोड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारी फाइल को जैसे हमने क्लिक करा, तो उसको मेमोरी में लोड हो गया आगे। जैसे ही कोई आइकन पे क्लिक करते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी से हमारा किस में आ जाता है? मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, प्राइमरी मेमोरी के बिना हम कोई प्रोग्राम या कोई भी चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो प्राइमरी मेमोरी हमारे सिस्टम में रैम के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है? वोलेटाइल होती है। उसमें जो भी चीजें होती है ना प्राइमरी मेमोरी में, वो तब तक रहती हैं जब तक हम उसको काम कर रहे हैं, जब तक हम यूज कर रहे हैं। जैसे ही लाइट, अगर पावर या लाइट हमारी चली जाती है, ठीक है, पावर ऑफ हो जाती है, उस टाइम पे वो कंटेंट इरेज हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलेंगे? हम टेम्परेरी मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। और वोलेटाइल, टेम्परेरी और वोलेटाइल, उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही हम जैसे ही किसी फाइल पे जाते हैं, वो लोड होके हमारी मेमोरी में आती है, और मेमोरी में आने के बाद, वो मेमोरी में आने के बाद सीधा वो सीपीयू पे रन करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। जैसे ही वो सीपीयू के पास जाती है, और वो एप्लीकेशन ओपन होके हमें किस पे दिखाई देते हैं? हमारी स्क्रीन पे। तो ये एक्टिविटीज होती हैं जिनकी हेल्प से इन एक्टिविटीज को प्रोवाइड करने के लिए ओएस हमारे साथ क्या करके रखता है? कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना कि ऑब्जेक्टिव क्या है भाई। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारा मेन गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का?
ऑब्जेक्टिव की बात करा जाए तो ऑब्जेक्टिव है कन्वीनियंस, ताकि हम चीजों को आसानी से यूज कर पाए। कोई भी एप्लीकेशन हम आज के दिन यूज कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, वो सेकंड्स, मतलब सेकंड्स भी नहीं बोलेंगे, बहुत ही मिली मतलब माइनर से टाइम में हम उस एप्लीकेशन को यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करा दिया है ओएस ने कि हम उसको इजिली यूज कर पा रहे हैं। तो भाई मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए तुम्हें यही बताना चाहूंगी कि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी ऑब्जेक्टिव का नाम आए तो कन्वीनियंट बनाने के लिए, कंप्यूटर को यूज करना कन्वीनियंस के लिए, और दूसरा हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए हम, ठीक है, एफिशिएंट वे में। एंड ये दोनों तो बहुत ही मेन गोल है, और एक ये दोनों तो याद रखने ही रखने हैं, और एक यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, इसको भी याद कर लेना, एबिलिटी टू इवोल्व। मतलब इवोल्व करने का मतलब क्या है कि हम कुछ नए फीचर, पीछे वाले फीचर्स को बिना डिस्टर्ब करे हम कुछ नए एडिशन कर लें हम कुछ फीचर्स का। तो ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो इसके दो ही हैं, कन्वीनियंस और एफिशिएंसी, बट ये भी हम लगा सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उनको डिस्टर्ब करे बिना कुछ नए फीचर्स को अलाउ करने का एडिशन भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये फेवरेट टॉपिक है टीचिंग एग्जाम का। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ओएस प्रोसेसेस को क्रिएट करता है और ओएस प्रोसेसेस शेड्यूल भी करता है, ठीक है। प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करेंगे, ये किसका फंक्शन है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन हेयर इज कि प्रोसेस को क्रिएट करना, उनको शेड्यूल करना, शेड्यूल करके उसको प्रोसेस को टर्मिनेट करवाना, एंड अगर मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रन कर रहे हैं तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिठाना। ये सारा का सारा किसके अंडर आता है, ये आता है हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे प्रोसेस रन कर रहे हैं, हम ब्राउजर भी रन कर रहे हैं, म्यूजिक प्लेयर भी रन कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी सिमुलेटेनियसली हमने खोला हुआ है। तो इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराना प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है, और ये फंक्शन हमारा परफॉर्म करता है हमारा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो भाई मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि देखो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हमारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी, हम पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, हम ओवर थिंकर बन जाएंगे। तो इस टाइप से हमें अपने चीजें कहाँ रखी हैं पता ही नहीं चलेगा, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें उलट पुलट हो जाएंगी। तो मेमोरी को मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ अवर ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि मेमोरी को ढंग से यूज करना, उसका कीप ट्रैक करके रखना, कौन सा हमारा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी थॉट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है हमें ध्यान रखना चाहिए, उसी को हम अपने दिमाग में, हमारी मेमोरी में जगह देनी चाहिए। फालतू की बातों को हमें अपनी मेमोरी में जगह नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही और कौन सी चीजों को हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए, ऐसे ही मेमोरी से निकाल देना चाहिए जिनका यूज नहीं है, दैट इज डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ही हम क्रोम स्टार्ट करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, मेमोरी असाइन हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फाइल्स को डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं, एंड कैसे डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो हमें तो नहीं पता कौन सी फाइल कहाँ स्टोर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता रखने की भाई बहुत जरूरत है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक फंक्शन परफॉर्म करता है, उस फंक्शन को बोला जाता है फाइल मैनेजमेंट। जैसे एक फोल्डर का नाम क्रिएट कर लिया हमें, नोट्स, तो फाइल सिस्टम को पता होता है कि इस नोट्स के अंदर हमने ये चीजें रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिवाइस मैनेजमेंट। दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट हमें क्या बोलता है, डिवाइस मैनेजमेंट हमें क्या बोलते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं उनको कीप ट्रैक करके रखना, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर, डिवाइस, इनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम किनका यूज करता है,
डिवाइस ड्राइवर्स का यूज करता है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करता है, क्योंकि दीज ऑल आर द हार्डवेयर कंपोनेंट, ठीक है। तो इनको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है थ्रू द डिवाइस ड्राइवर मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो ऑथेंटिकेशन, किसी चीज को ऑथेंटिकेशन करने के लिए पासवर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, लॉगिन्स यूज करते हैं, ठीक है। ऑथराइजेशन की किसको ऑथराइज है ये पर्टिकुलर काम करने के लिए, एक्सेस कंट्रोल। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे कौन से पोर्शन के अंदर आती हैं, कौन से फंक्शन के अंदर आती हैं, दैट दिस इज द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। जैसे एग्जांपल की बात करें तो विंडो लॉगिन करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो ओएस प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन, किसके थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू पहले करता था। तो जिसमें हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स सेल यूज करते थे पहले के टाइम में। अब हमारे पास आ गया है एक नया यूजर इंटरफेस, जिसको बोलेंगे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ग्राफिकल के, विंडोज एंड एंड्रॉयड। तो ये हमें पता होना ही चाहिए एग्जाम्पल। विंडोज के क्या, विंडो और एंड्रॉयड किसके एग्जाम्पल है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एग्जाम्पल है। और जब हमसे पूछा जाए कमांड लाइन इंटरफेस के एग्जाम्पल, तो डॉस और यूनिक्स हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो कंपोनेंट की बात करें तो यूजर हमारा आता है फर्स्ट कंपोनेंट। यूजर किस पे काम करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उनको यूज करता है थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है, ठीक है। इंटरमीडिएट वर्क करता है बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, ये हमारी चीजों को इजी बनाता है और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हम ले पा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें कि हार्डवेयर रिसोर्सेज कौन से हैं भाई अपने पास, तो सीपीयू, मेमोरी, डिस्क में जो जो चीजें कनेक्ट होती हैं उसके लिए कौन से डिस्क ड्राइवर्स वगैरह, आईओ डिवाइसेस, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर हार्डवेयर। एंड देन हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है द हार्डवेयर रिसोर्सेज को। कंट्रोल करने का मतलब होता है मैनेज करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हम यूज करते हैं, वो तो सबको ही पता है, एमएस वर्ड हो गया, ब्राउजर हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। यूजर्स हम जो प्रोग्रामर्स होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं, हम क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं जो इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैरेक्टर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बोर नहीं होना है भाई, अच्छे से ही पढ़ना है। जहां पे भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं कि मैम हमें ये नहीं समझ आ रहा है, मैं चाहती हूँ आपके साथ इंटरेक्शन करके आगे आगे लाइव क्लासेस भी ली जाएं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैंने जितना गेन करा है मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, ठीक है। मैंने बहुत से एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के भी हो, क्योंकि हमें भी किसी ने गाइडेंस प्रोवाइड करा है, तो आप लोगों तक वो गाइडेंस पहुंचाने का काम है मेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो रिसोर्स मैनेजर की तरह वर्क करना। रिसोर्स मैनेजर का मतलब होता है मैनेज द सीपीयू, मेमोरी और डिवाइसेस। किस किस को, सीपीयू को, मेमोरी को, डिवाइसेस को, दीज ऑल आर द रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल प्रोग्राम। कंट्रोल प्रोग्राम का काम क्या होता है, कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करके रखना, दिस ऑल्सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन होता है मल्टीटास्किंग की, मल्टीपल एप्लीकेशन पे एक साथ काम करना, मल्टी यूजर मतलब मल्टीपल यूजर्स का सपोर्ट करना। एंड देन हमारा आता है सिक्योरिटी, सिस्टम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कंट्रोल प्रोग्राम, शेड्यूल करना प्रॉपरली प्रोग्राम्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा मल्टीपल जो प्रोग्राम है उनको एक साथ रन करना, तो उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, मल्टी
टास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग के बाद हमने पढ़ा फोर्थ वन, दैट इज मल्टी यूजर, कि मल्टीपल यूजर को एक साथ अलाउ करना, ठीक है। देन हमने पढ़ा यहाँ पे इसका फिफ्थ करेक्टरिस्टिक, दैट इज सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा, और इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। बैच का मतलब तो समझते हो, जैसे हमारे कॉलेज में होता था कि ये सीएस का बैच है, ये मैकेनिकल वालों का बैच है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल वालों का बैच है, ठीक है, ये 2020 का बैच है, ये 2022 का बैच है, ये 2015 2015 का बैच है, ऑल, ठीक है। तो भाई ये हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी, माफ करना। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलता है, जॉब्स कलेक्टेड होती हैं, जॉब्स आर कलेक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड इन बैच। सिमिलर टाइप की जॉब्स के हम क्या बनाते हैं, बैच बनाते हैं। एडवांटेज क्या है, थ्रूपुट हाई मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है, कोई यूजर इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। पहले जमाने में होता था किसी एक को ऑपरेटर जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता था उसको चलाना आता था कंप्यूटर, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको वो बैच दे देते थे ओएस को। वो सारी जॉब जब तक एग्जीक्यूट ना होए, कोई भी बंदा बीच में चाहे कितना भी अर्जेंट काम हो वो नहीं करा सकता। और वो एक बार बैच देने के बाद वो यूजर से पूछेगा भी नहीं कुछ वापिस होके, तो यूजर इंटरेक्शन है ही नहीं। जो बैच दिया उसी को रन करेगा, जो काम दिया उसी को खत्म करेगा, ठीक है। उस काम के खत्म होने के बाद ही वो नेक्स्ट बैच को लेगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे ना, वहां पे ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दैट इज लाइक एग्जांपल देख लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। आईबीएम जो ओएस है, ठीक है, आईबीएम जो सिस्टम्स हैं उसमें ये एग्जांपल है। तो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो अर्ली आईबीएम सिस्टम्स जो थे, ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आते हैं। किस में आता है ये हमारा, बैच ऑपरेटिंग। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये भाई हमने देखा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें ना डिफरेंस समझना है हमें, कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग जो ओएस होता है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल प्रोग्राम्स होने का मीनिंग ये है कि हमारी मेन मेमोरी में अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, तो हमारा जो सीपीयू है वो कभी भी मतलब फ्री नहीं बैठेगा। अगर हमारा एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम खत्म हुआ रन होके, तो उसी टाइम से हम मेन मेमोरी से उठा के दूसरे को सीपीयू पे लोड कर देंगे। तो हमारा जो सीपीयू है, मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में बहुत सारे प्रोग्राम हमने मेमोरी में रखने की वजह से हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। की आइडिया की बात करें तो आईओ, सीपीयू एग्जीक्यूशन, मतलब जब एक प्रोसेस वेट करता है इनपुट आउटपुट कंप्लीशन का, उस टाइम पे सीपीयू दूसरे को शेड्यूल कर देता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि मल्टी प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करता है, जैसे हम बात करें कि मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं हमारे फर्स्ट बेंच पे, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया किसी भी बच्चे से, ठीक है, उस बच्चे को वो क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, उस क्वेश्चन में उस बच्चे को क्या है, डिफिकल्टी है। तो मैं उस बच्चे पे डिपेंड ना रह के मैं क्या करूंगी, उस बच्चे को छोड़ करके कि भाई तुम अपना याद करो उस क्वेश्चन को, अपनी नोटबुक में देखो, मैं वो सेम क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चे से पूछ लूंगी, ठीक है। तो ये जो बच्चा उस टाइम पे इनपुट आउटपुट अपना कंप्लीट कर रहा है, कहीं ना कहीं से अपना पढ़ रहा है, उस टाइम पे उसका वेट ना करके मैं अपने टाइम का, लेक्चर का प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए मैं वो क्वेश्चन सेम दूसरे बच्चे से पूछ लूंगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अवर मल्टी प्रोग्रामिंग, कि हम एक प्रोसेस जब कुछ आयो कंप्लीशन के लिए गया, उस टाइम पे हम अपने सीपीयू को खाली ना रखे, अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए, अपने सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए हम नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब आता है हमारा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कि मल्टीपल टास्क
सेम टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क, वहां पे मल्टी प्रोग्रामिंग में हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। अगर वो बताता है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट में चल जाते थे। लेकिन मल्टीटास्किंग में एक ही काम हम मल्टीपल यूजर्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब मल्टीपल टास्क हम सेम टाइम पे हम दे सकते हैं, ठीक है। विंडोज और लाइनेक्स इसका एग्जांपल है। इसके बाद आता है कि टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या होता है कि हम जैसे मैंने पांच स्टूडेंट्स को लिया, ठीक है। और 5 स्टूडेंट्स में मैं वेट नहीं करूंगी कि किसका किसी का भी, हर स्टूडेंट को 2-2 मिनट दूंगी। तो एक टाइम शेयरिंग मैनर में काम हो रहा है, ठीक है। हर स्टूडेंट के पास जाऊंगी, हर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स चेक करूंगी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम में चेक करना, ठीक है। ईच प्रोसेस गेट ए स्मॉल सीपीयू टाइम, किस पे, सीपीयू पे हर प्रोसेस की बारी आएगी, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, चाहे वो थोड़े टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा है या ज्यादा टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा हो। इस सारे के सारे प्रोसेसेस को सीपीयू शेड्यूलिंग में हम एक टाइम क्वांटम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक हर टाइम स्लाइस में कौन प्रोसेस कितना वर्क कर पाता है 2 मिनट में, तो वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी प्रोसेस पीछे नहीं छूट रहा, सभी प्रोसेस को हम क्या दे रहे हैं कि रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होता है टाइम शेयरिंग के केस में। एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिक्स में हमारा क्या होता है, टाइम शेयरिंग का एग्जांपल है हमारा यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स आर द एग्जांपल ऑफ टाइम शेयरिंग ओएस। इसके बाद आता है मल्टीपल प्रोसेसिंग। मल्टीपल प्रोसेसिंग एक था, देखो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एक हमारा है मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक होता है मल्टी टास्किंग, एक होता है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इनमें ना थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर डिफरेंस है। मल्टी प्रोग्रामिंग में हम क्या इंक्रीज करते रहते हैं, इंक्रीज करते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन। यहाँ पे हम सीपीयू को कंप्लीटली और फुली यूटिलाइज करते हैं। मल्टीटास्किंग में हम अलाउ करते हैं एक टाइम पर एक से ज्यादा टास्क, ठीक है। मल्टी टास्क, मोर देन वन टास्क एक बार में कंप्लीट करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर यूज करते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर किसको बोलते हैं, सीपीयू एक से ज्यादा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इन दोनों में एक एक ही सीपीयू पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। एक एक ही सीपीयू पे वर्क कर रहे थे, एक टाइम में एक ही प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा था। अगर वो प्रोग्राम कहीं इनपुट आउटपुट के लिए जा रहा था, वहां पे दूसरा जा रहा था। मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टीटास्किंग में एक साथ मोर देन वन प्रोग्राम्स को हम यूज कर रहे थे इन टाइम शेयरिंग मैनर। एंड मल्टी प्रोसेसिंग में हम सीपीयू ही बहुत ज्यादा ले आए, ताकि हम अगर ज्यादा सीपीयू यूज करेंगे तो हमारा काम जल्दी जल्दी हो गया, हाई परफॉर्मेंस होगी, रीडेबिलिटी भी बढ़िया होगी। तो मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोसेसर यानी कि मोर देन वन सीपीयू हम यूज करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है अलग अलग जगह पे फैले हुए, लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है और हमें दिखने में लगता है सिंगल है, बट वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट वो मिलकर काम कर रहे हैं। उससे हमारी क्या होती है, कॉस्ट बच जाती है और हम किसी बड़े काम को इजीली कर पाते हैं जब हम सभी की हेल्प लेते हैं। जो अलग अलग अपने आप में इंडिपेंडेंट है पर मिलके एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। तो रिसोर्स शेयरिंग मतलब इस कोई रिसोर्स इसके पास नहीं है तो इससे ले लेगा। तो लोड बैलेंसिंग, अगर हमारा कोई बड़ा काम है तो उसको लोड को बैलेंस करने में हमारे लिए इजी हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सर्विस ओवर ए नेटवर्क, इंटरनेट पे हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है। विंडोज सर्वर, लाइनेक्स सर्वर्स आर द एग्जांपल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम जो रिजल्ट्स करते हैं वो स्पेसिफाइड डेडलाइन में करते हैं, कि जस्ट 5 मिनट में हमें कोई काम करना है तो उससे 1 सेकंड भी ऊपर नहीं लेते। रियल टाइम स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं
इसके टाइप्स हैं, हार्ड रियल टाइम और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम। तो ये किस टाइप से डेडलाइंस होती हैं उसके बारे में बात करें तो एक होता है हमारे पास हार्ड रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में हम क्या करते हैं, डेडलाइन को ये बिल्कुल मिस नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे डेडलाइन को मिस करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, अनअक्सेप्टेबल होता है। एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए हमें कोई एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम हो गया, कोई मिसाइल लॉन्च करनी है, तो वहां पे हमारे होते हैं हार्ड रियल टाइम, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी माइनस का डिले भी एक्सेप्टेड नहीं है। सॉफ्ट रियल टाइम वो होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत डिले एक्सेप्टेड है। बैंकिंग सिस्टम की बात करें, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग की बात करें, ऑनलाइन भी हम कुछ कर रहे हैं उसमें भी, तो ओकेजनल जो डेडलाइन मिस हो जाती है थोड़ी बहुत, वो डिले चल जाता है हमारे सॉफ्ट रियल टाइम। ये थोड़ा सॉफ्ट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो पोर्शन है ना, वो हर बच्चे को अच्छे से समझ आए। इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनमें डिफरेंस आ जाएगा, एक डेफिनेशन दे देगा और पूछ लेगा ये कौन सा है। तो देखो, यूजर इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें बिल्कुल भी यूजर इंटरेक्शन नहीं होता बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। सिर्फ बैच ऑफ जॉब दे दिया, उसके बाद यूजर से कोई मतलब नहीं है। मल्टी प्रोग्रामिंग है, इसमें कुछ है ही नहीं, लिमिटेड सी है टाइम शेयरिंग। सॉरी, बैच में बैच जो होते हैं उसमें इंटरेक्शन नहीं होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में यूजर इंटरेक्शन लिमिटेड होता है। एंड नेक्स्ट होता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, हाई होता है। टाइम शेयरिंग में हाई होता है हमारा यूजर इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन में थोड़ा इंटरेक्शन होना स्टार्ट, तो जो सीपीयू यूटिलाइजेशन मीडियम होता है किसमें, बैच में। और सीपीयू पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि ये तो इसका मेन फीचर है, हमने अभी अभी पढ़ा है। सीपीयू यूटिलाइजेशन इज द मेन फीचर्स ऑफ आवर मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट होता है टाइम शेयरिंग में भी प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहे हैं। देखो, टाइम शेयरिंग तो हर मामले में एक्सीलेंट और बेटर है, ठीक है। ये मीडियम लेवल पे काम करता है मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई है। रिस्पॉन्स टाइम इसका बहुत ही पुअर है, बैच बहुत देर में रिस्पॉन्स देता है, ये बेटर रिस्पॉन्स करता है और ये एक्सीलेंट रिस्पॉन्स करता है। मल्टी यूजर की बात करें तो इसमें मल्टीपल यूजर नहीं अलाउड है, इसमें भी नहीं अलाउड है। यस, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग आर द सेम थिंग। कोई भी बोले टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग पूछे तो वो दोनों सेम ही चीज है। मल्टीपल टास्क एक साथ में हो रहे हैं, टाइम शेयरिंग मैनर में हो रहे हैं, तो इसमें मल्टीपल यूजर अलाउड है। नेक्स्ट हम बात करें कि इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऐसे रिसोर्स मैनेजर काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दूसरा फैक्ट हमारा आता है कि कर्नल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक तो कर्नल और एक दूसरा हमारा क्या होता है, शेल। तो जो कोर पार्ट होता है दैट इज अवर कर्नल। नेक्स्ट हम बात करें इसका फैक्ट हमें क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं, विंडोज, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्या क्या, विंडोज, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस, ये किसके एग्जाम्पल है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। टाइम शेयरिंग की बात करें तो टाइम शेयरिंग रिस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करता है कि हर बंदे को रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग मैनर में अगर काम हो रहा है तो रिस्पॉन्स अगर इंक्रीज हो जाता है, सभी को रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो इट्स ए गुड फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड देन आता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन को हमारा क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है हमारे पास बहुत बार कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा इंक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट हमारा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, टाइमिंग कंस्ट्रेंट पे वर्क करते हैं, डेडलाइन पे वर्क करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल डेडलाइन पे वर्क करते हैं, जैसे हमने बात की मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट सिस्टम, इनकी जो डेडलाइन होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। और दूसरे जो सिस्टम होते हैं बैंकिंग वगैरह के, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के, वो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट हम इसके वन लाइनर रिवीजन अब हम करने जा रहे हैं। आर यू एक्साइटेड स्टूडेंट्स? आई थिंक यू आर एक्साइटेड, ओके। तो ओएस एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओएस क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और कर्नल क्या है भाई, इसका हार्ट है। ओएस का जो हार्ट है वो हमारा कौन है, कर्नल। मल्टी प्रोग्रामिंग इसका एक फीचर है जो सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है। टाइम शेयरिंग रिस्पॉन्स टाइम को इंक्रीज करना, रियल टाइम डेडलाइन की गारंटी देता है हमें।
और ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार। जीयूआई है, वो विंडोज को यूज करता है, आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर्स सब कुछ दिखाए। ग्राफिक्स की बात करें तो आइकन आ गया, मेनू आ गई, ये सब चीजें होती हैं। एंड देन ओएस होता है, वो क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कमांड लाइन यूज करता है। कमांड लाइन इंटरफेस कमांड्स के लिए यूज किया जाता है। एंड कमांड लाइन इंटरफेस, सीएलआई के फुल फॉर्म भी याद कर लेना। डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं हार्डवेयर को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओएस मेमोरी को मैनेज करना, सी फाइल सिस्टम की हेल्प से फाइल को मैनेज करना, आईओ डिवाइसेस को, मेमोरी को, सीपीयू को, ये सारे के सारे मैनेजमेंट हमारा ओएस बेचारा अकेला करता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा सिक्योरिटी इज द मेजर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सारे के सारे अच्छे अच्छे फीचर्स ये हमें देता है। तो ये हमारा यहाँ पे हमने ओएस, टाइप ऑफ ओएस, नीड हमें क्यों पड़ी, फंक्शंस क्या क्या हैं, तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस टाइप के हमें क्वेश्चन आएंगे, तो वो साथ साथ करते हुए चलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, तो ये आप बहुत जल्दी से आंसर करने वाले हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। देखो हमने बात की थी ना, एयरक्राफ्ट वगैरह में एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं भाई। जो बंदा रियल टाइम में जवाब देगा, फटाफट जवाब देगा, उसको यूज करेंगे हम। ठीक है, जो डेडलाइन पे काम करेगा, ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट हवा में लटक रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हमारा क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सीपीयू को प्रॉपर यूज करना। मल्टीपल प्रोसेसेस को मेमोरी में रखते हैं, अगर एक प्रोसेस कुछ आयो कंप्लीट करने का है तो दूसरे प्रोसेस को हम शेड्यूल कर देते हैं। नेक्स्ट, ये हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है गाय के। अब हम करेंगे सेकंड यूनिट, बट मैं चाहती हूँ सेकंड यूनिट हम नेक्स्ट वीडियोस में करें। और अगर आपको इस फर्स्ट यूनिट में मजा आया है तो सेकंड यूनिट में थोड़ा फास्ट फास्ट कराऊंगी और हर एक कंसेप्ट को बेटर वे में रिवाइज कराऊंगी। ठीक है। और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, आपको भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा, और मजे लेते लेते हम एग्जाम क्लियर कर देंगे। तो स्टे ट्यून, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। हो सके तो कमेंट कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं जल्दी जल्दी वो इसको कंप्लीट कराऊंगी। जितना जल्दी आप एक कमेंट करेंगे उतना जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, और मैं शॉर्ट, सिंपल और जल्दी जल्दी पढ़ाने का ट्राई करूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि ओएस जल्दी खत्म करें, उसके बाद ऐसे ही जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का, उनका ऐसे ही वीडियोस बनाते चलेंगे यूनिट वाइज भी। और मैं अगर अच्छा सा बन गया, एक अंदर से आया, तो जल्दी से मैं ट्राई करूंगी कि एक ही नेक्स्ट एक कंप्लीट वीडियो में बस पूरा एक बार में खत्म करा दूं। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।